नमस्कार दोस्तों, ये है अड्डेबाजी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल संघर्ष द स्ट्रगल। तो आज अड्डेबाजी में हम लोग बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था की। पंचायती राज व्यवस्था में भारत में पंचायती राज व्यवस्था का विकास एवं स्वरूप, संवैधानिक उपबंध, विशेषताएं, शक्तियां एवं कार्य एवं वित्तीय स्रोतों पर इस पर चर्चा आदि पर चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले इस पर एक छोटा सा परिचय हो जाए। तो पंचायती राज 1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक रूप से स्थापित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर लोकतंत्र स्थापित करना एवं ग्रामीण विकास में स्थानीय शासन का दायित्व सुनिश्चित करना था। पंचायती राज के विकास जब पंचायती राज के विकास की बात करें तो पंचायती राज का विकास एवं उनकी रूपरेखा सुनिश्चित करने के लिए अनेक संसदीय समितियों का गठन किया गया। वे इस प्रकार हैं: बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जेवी के राव समिति, एल एम सिंघवी समिति, थुंगन समिति और कारगिल समिति। जो पहली समिति थी बलवंत राय मेहता समिति, ये 1957 में गठित की गई थी। और जो अंतिम है वो गाडगिल समिति, इसकी इसकी स्थापना और ये 1988 में इसको गठित किया गया था। हालांकि जो पंचायती राज व्यवस्था का आज जो स्वरूप देख रहे हैं, जिसके तहत 92वां 72वां या 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 का, वो थुंगन समिति के सिफारिशों के आधार पर हुआ। तो इसमें जो सबसे अंतिम था गाडगिल समिति, उसका एक छोटा मोटा चर्चा कर देते हैं। जिसमें कि पहली जो सिफारिश थी इसकी, पंचायती राज संविधान संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, गांव, प्रखंड तथा जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए, उनका कार्यकाल 5 वर्ष सुनिश्चित कर दिया जाए, सभी तीनों स्तर पर सदस्यों का निर्वाचन होना चाहिए, अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं की यह जिम्मेदारी होगी कि वे पंचायत क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाएंगे तथा उन्हें कार्यान्वित करेंगे। पंचायती राज संस्थाओं को कर लगाने, वसूलने तथा जमा करने का अधिकार होगा। एक राज्य वित्त आयोग की स्थापना हो जो पंचायतों को वित्त आवंटित करे। अंतिम था इसमें कि एक चुनाव आयोग की स्थापना हो, एक राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हो जो पंचायतों के चुनाव संपन्न कराए। अब बात करते हैं 72वां 73वां, जो 1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है। इस अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया खंड 9 सम्मिलित किया। इसे पंचायतें के नाम से जाना गया। इसमें अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक सम्मिलित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नई 11वीं सूची जोड़ी गई जो कि पंचायतों की विषय थे, जो पंचायतों को जिस पर काम करना है वो उसे 11वीं सूची में जोड़ा गया है। इस सूची में पंचायतों की 29 कार्यकारी विषय वस्तु अनुच्छेद 243 जी 243 जी में इसका वर्णन है, इसका संबंधित है इससे। इस अधिनियम ने संविधान के 40वें अनुच्छेद को व्यवहारिक रूप दिया, यानी कि जो डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व में संविधान का जो 40वां आर्टिकल 40 है, उसमें इसकी बात की गई थी कि राज्यों को पंचायत का गठन करना चाहिए, उनको करना है। इसको एक संवैधानिक रूप दिया। इसकी प्रमुख विशेषताएं की यदि बात करें तो एक ग्राम सभा है और एक उसके ऊपर 2 स्तर और है, त्रिस्तरीय प्रणाली है, सदस्यों एवं अध्यक्ष का चुनाव और सीटों का आरक्षण, ये सारी इसकी कुछ विशेषताएं हैं। अब बात करते हैं पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद पर। यदि 243 देखें तो इसकी परिभाषाएं हैं: 243 ए ग्राम सभा, 243 बी पंचायतों का संविधान, 243 सी पंचायतों का गठन, 243 डी सीटों का आरक्षण, 243 ई पंचायतों का कार्यकाल आदि, 243 एफ अयोग्यता यानी योग्यता, 243 जी पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व, 243 एच पंचायतों की करारोपण की शक्ति। आगे देखते हैं 243 आई वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग, 243 जे पंचायतों का लेखा आंकलन, 243 के पंचायतों का चुनाव, 243 एल संघीय क्षेत्रों पर लागू होना, 243 एम कतिपय मामलों में इस भाग का लागू न होना, कहीं कुछ मामलों में यहाँ इस भाग का लागू न होना, 243 एन पहले से विद्यमान कानूनों एवं पंचायतों का जारी रहना, और अंतिम 243 ओ चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। तो दोस्तों ये था एक पंचायती राज व्यवस्था पर एक छोटा सा परिचय। तो चलिए अब चलते हैं वीडियो के आखिरी यानी अगले सेगमेंट और आखिरी सेगमेंट में, जिसमें हम लोग इस पर अपने कुछ साथियों के साथ संबंधित इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, ये है अड्डेबाजी और अड्डेबाजी का ये आखिरी सेगमेंट में है जिसमें हम संबंधित मुद्दे पर चर्चा करते हैं। तो आज हमारे लिए जो चर्चा का जो विषय है वो है पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती राज व्यवस्था में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राकेश जी। ऊपर की स्क्रीन में आप देख रहे हैं। हेलो राकेश जी, दर्शकों का अभिवादन।
और दूसरे हैं नीचे वाले स्क्रीन में आप देख रहे हैं राज मल्होत्रा, नाम तो सुना ही होगा, तो फिल्मी नाम है इसका, बस लेकिन इसको माफ कीजिएगा। तो चलिए अब चर्चा शुरू करते हैं। तो राकेश जी, आज जब हम रिकॉर्डिंग शुरू कर रहे हैं लगभग 10 बज रहे हैं, तो दिन कैसा रहा आज का? बहुत अच्छा। जो एक दिल्ली की जो अभी तो उतनी ठंडी नहीं आई है, लेकिन जो उसका प्रभाव दिखने लगा स्नान करने के बाद, जो शरीरों में चरचराहट है वो आने लगी। वो आने लगी है। तो और स्वाभाविक सी राज बात आपका है कैसा कि रहा? क्या यहाँ का माहौल आपको पता ही है। ठंडी ठंडी जो पानी पानी मिलता है टंकी का, उससे नहाना कितना टफ काम है ये आप समझ ही सकते हैं। अरे वो तो उसके मतलब पहली होता है ना, वो पहला सुबह का पहला जग है, वो सुबह से वो नहा के निकलना। उसके बाद धूप ना निकलना, ये भी कहीं ना कहीं जो है ना। वैसे यदि कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसे आप ना छेड़ें, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग में नहीं आता है, ठीक है, उसकी चिंता ना करें आप। तो चलिए अब हम लोग चर्चा पर आते हैं पंचायती राज व्यवस्था में। जी तो इसका जो आज हमारी चर्चा का जो सबसे पहला सवाल है, जो सबसे पहला सवाल लेंगे इसमें, वो ये है कि आगे हमारे पास जब देखें, जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, तब और 26 जनवरी 1950 में जाकर हमारा संविधान लागू हुआ और हम एक गणतंत्र या एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में उभर कर सामने आए, जहां पर एक मजबूत केंद्रीय व्यवस्था थी, केंद्र सरकार थी, राज्यों की अपनी सरकारें थी, इसके अलावा जिला प्रशासन था और जिला प्रशासन के अलावा अन्य विकास प्राधिकरण भी थे। लेकिन इतनी सारी व्यवस्था होने के बावजूद भी एक ढीला ढाला सा दिखने वाला पंचायती राज व्यवस्था की जरूरत क्यों पड़ी? ये राकेश क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपने बहुत अहम सवाल उठाया है कि इसमें जो केंद्र स्तर, राज्य स्तर और जिला प्रशासन रहने के बावजूद भी पंचायत राज व्यवस्था जो है, जिसे सेल्फ गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? एक्चुअली जब देश आजाद हुआ तो निसंदेह हमारे जो प्रोग्राम एंड पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन जो दिए गए हैं, उसके तहत जो ब्यूरोक्रेटिक एजेंसियां हैं वो रही हैं। लेकिन यहाँ पर जो मूल प्रश्न है कि आखिर जरूरत क्यों पड़ी, तो मैं इस पर आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 1952 में जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो लाया गया था रूरल डेवलपमेंट को लेकर, तो इसमें हुआ यूं कि वो जितना पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए था नहीं हो पाता है और वह पूरी तरह से फेलोर हो जाता है। और जिसकी वजह से यहाँ पे दिक्कतें आती है कि जो एक, जब तक से हम अपने नागरिकों को जो विकास में अगर उसको शामिल नहीं करते हैं तो ये वाकई में विकास नहीं होगा। लेकिन इसमें जब आप देखते हैं इटावा पायलट प्रोजेक्ट, वहाँ भी जो प्रोग्राम लॉन्च किए गए थे, तो उसमें जो जितना पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए था तो नहीं हो पाता है। तो इससे ये जो पायलट प्रोजेक्ट हो गया और कम्युनिटी डेवलपमेंट हो गया, इसको देखते हुए 1957 का जो फेज रहा था, उसमें नेशनल काउंसिल जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने एक जो कमेटी गठित की थी, जो संभवतः गुजरात के सेकंड मुख्यमंत्री रहे थे बलवंत राय मेहता। तो उनके निर्देशन में जो हुआ और उसमें कमेटी ने जो दिया था रिकमेंडेशन, जो त्रिस्तरीय पंचायत का ये जो उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था, और उसी के आधार पर जो गठन किया जाता है। तो इसमें एक, हालांकि जो पहले की पूर्ववर्ती जो डेवलपमेंट एजेंसियां थी वो फेल कर गई थी यहाँ पे, तो उसी चीज को पूरा करने के लिए यहाँ पर ये जो पंचायत जो है, जैसे संस्थान है, इसको वहाँ पर राज्य में लागू करने की बात चलती है, क्योंकि उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन होनी चाहिए और इन्वॉल्व द विलेजेस इन कम्युनिटी डेवलपमेंट। और उसमें आप कहना चाह रहे हैं, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, कि मतलब अधिक से अधिक लोगों की हिस्सेदारी शासन में सुनिश्चित करना। ये पब्लिक पार्टिसिपेशन है। और दूसरी बात उसमें है कि जो रिड्यूस द हायर लेवल एडमिनिस्ट्रेशन बर्डन इन द कंट्री, क्योंकि हमारे जो ब्यूरोक्रेटिक है, जैसे कि आपने बोला, मतलब सत्ता का विकेंद्रीकरण, एक दूसरा हो सकता है सत्ता का विकेंद्रीकरण, एक केंद्रीकृत सत्ता ना होकर उसकी शक्तियां विभाजित हो अलग अलग जगह पर। राज पर सवाल दोहराना पड़ेगा क्या? नहीं, दोहराने की जरूरत नहीं है, मुझे क्वेश्चन याद है। ऐसी बात नहीं है कि भारत की आजादी के समय से ये प्रोग्राम चलती आ रही है लोकल गवर्नमेंट।
स्थानीय स्वशासन। इससे पहले भी आपने प्राचीन, मेडिएवल और वर्तमान समय की बात हो ही रही है। तो प्राचीन में भी ये सब व्यवस्था हमें देखने को मिली थी कि विकेंद्रीकरण की व्यवस्था, जो स्थानीय जो स्वशासन की व्यवस्था थी, उस समय कहीं न कहीं वो जो है काम कर रही थी। तो आपने देखा होगा कि यही चीज़ें हमें मेडिएवल में भी मिलती है, और जब ब्रिटिश काल का समय रहता है, तो उस समय भी रिपन के समय हमें ये स्वशासन की काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, और रिपन ने ये व्यवस्था करी थी। तो अब वर्तमान में आते हैं कि आप जो कह रहे हैं कि मतलब लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? एक वेस्टर्न थिंकर है, मैं उनका एक कोटेशन आपको याद दिलाना चाहूँगा। लॉस्की जी एक वेस्टर्न थिंकर रहे थे, पॉलिटिकल विचार थे उनके बड़े अच्छे। उसने कहा था कि हम लोकतांत्रिक शासन को पूर्ण लाभ तब तक नहीं समझ सकते, जब तक हम यह मानकर चलें कि सभी समस्याएँ केंद्रीय समस्याएँ नहीं हैं। जिन समस्याओं का केंद्रीय सरकार से कोई लेना-देना नहीं है, उनका समाधान उन्हीं स्थानों तथा उन्हीं लोगों के द्वारा किया जाना चाहिए, जिस पर चोट पहुँचती है। जी, तो बिल्कुल। उनका कोटेशन बहुत बड़ा अच्छे। अच्छा लगा, और एकदम सटीक जवाब उसने, सटीक कोटेशन बिल्कुल उसने कहा था। बिल्कुल इस मामले में लॉस्की साहब का जो कोटेशन है बिल्कुल संतुष्ट करता है। क्या राकेश जी? बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो अगले सवाल पर चलें? कि आप इसमें कुछ और कहना चाहेंगे और? नहीं, मैं और इसमें एक शब्द जोड़ना चाहूँगा, जैसे वरिष्ठ साथी ने मेरे बताया कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का जैसे मतलब सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाई, वो विकास नहीं कर पाया, और उनकी जो है सफलता नहीं हो पाई, इस वजह से जो है ये लाने की आवश्यकता पड़ी। राकेश जी, आप राज की भाषा सुन रहे हैं? ये आपको वरिष्ठ साथी की संज्ञा दे रहे हैं। वरिष्ठ साथी। ये डोंट उनका वरी, इसको बड़प्पन है, अदरवाइज नहीं ले। हाँ। ये उनका बड़प्पन है कि मुझे ऐसे शब्दों से नवाजते हैं। चलिए, तो सीधा अब दूसरे सवाल पर आते हैं। तो देखिए, जैसे कि हम। हालाँकि आपका कहने हाँ, का सेंस मैं समझ रहा हूँ कि आप कहना क्या चाहते हैं। जी, अरे भाई, आप तो समझदार हैं। तो यदि हम पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो सर्व यदि हम संविधान में सबसे पहले बात देखा जाए तो आर्टिकल 40 हमारा जो नीति निर्देशक तत्व है इसमें इसकी बात की गई है। उसके बाद इसमें उसके पहले भी जैसे देख सकते हैं हम ब्रिटिश पीरियड में भी बंगाल स्थानीय स्वशासन अधिनियम 1885, बंगाल ग्रामीण स्थानीय स्वशासन अधिनियम 1919 और बंगाल नगर पालिका अधिनियम 1884, इन सब के होने के बावजूद भी इसका जो पंचायती राज व्यवस्था जो है इसको लागू करने में या फिर इसको एक संवैधानिक स्थिति तक पहुंचाने में इतनी देर क्यों लगी? क्योंकि इसकी एक संवैधानिक स्थिति से 73वां संविधान संशोधन जो है 1992 का 1992 का, उसके बाद ही इनको मिल पाता है। आखिर इतना देर क्यों लगा आखिर इसको लाने में? राकेश। बिल्कुल सही आपने कहा कि इतनी आखिर देर क्यों लगा, और ये देर क्यों हुई, जबकि इसका प्रोविजन जो हमारे संविधान के जो 40 आर्टिकल है उसमें वर्णन है। तो एक्चुअली यहाँ पर जो सबसे पहले अगर इसका कॉज अगर उभर कर आता है मेरे मन में, तो वह है पॉलिटिकल जो आयरन विल की कमी, जिसकी वजह से ये नहीं लागू होता है। क्योंकि ये जो 50 के दशक में जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट लाया गया था, और उसमें जो जमीन जो था, जो जमींदारों के पास पूरी 57% जमीन थी, और वहां पर कानून तो बन चुका, लेकिन वहां पर जो लेजिस्लेटिव में, केंद्र में और राज्य में जो भी उसमें लेजिस्लेचर थे, एमपी थे, वो कहीं न कहीं जो उस पहले से कंसेप्ट आ रहा था, जो प्रिंसिपल स्टेट वाले रियासत जमींदार थे वो थे। तो अपने दूध की रक्षा जो दिल्ली है वो नहीं कर सकती है, ये सबसे बड़ा यहाँ पर तो ये आता है। और दूसरी बात कि यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेटिक जो अपैथी रहा यहाँ पर, और यहाँ पर खासकर जो पॉलिटिकल जो आयरन विल की कमी देखते हैं, और साथ साथ में जो हमारी जागरूकता, जिस प्रकार से हमारे नागरिक जो है एक लोकतंत्र की गवर्नमेंट की सच्चाई है कि जब तक से सरकार पर दबाव न बनाया जाए तब तक से वो सरकार स्वतः रूप से काम ही नहीं लेती, स्पॉन्टेनियस वर्क में नहीं आ पाती है। तो यहाँ पर कुछ वैसे मेरे मन में सवाल उभर रहे हैं, मतलब बातें हैं कि इसके पीछे कारण हो सकता है। मैं आपसे सहमत हो सकता हूँ, लेकिन इसके अलावा संसाधनों की कमी और मैन पावर की भी कमी रही होगी, ये कोई, क्योंकि तब हमारी स्थिति आज की जैसी नहीं थी, या फिर 1992-93 में जो स्थिति थी वो भी नहीं रही होगी। वो उसमें कहीं ना कहीं चाहे वो आर्थिक संसाधन हो या फिर जो सरकार के पास मानव संसाधन है उस, और या फिर
उनकी जो एक विशेषज्ञता थी उसकी भी कमी रही होगी। सर ये चीज कैसे, एक चीज भाई आपकी बात से सहमत नहीं हो पा रहा हूँ यहाँ पर, कि जो ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ऑलरेडी इंडिया सरप्लस था इस मामले में, इसकी कमी हो ही नहीं सकती है। मैं ह्यूमन रिसोर्स सरकार के पास की बात कर रहा हूँ, जो सरकार के पास जो काम करने वाले स्टाफ हैं उनकी बात कर रहा हूँ। और जो इन बातों को मैंने अपने शब्दों में कह चुका था कि उनके पास जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है वो नहीं रह पाया, क्योंकि वहां पर जब 1900 जब ये 60 के दशक में जब ये लागू किया, 50 के दशक में जो इसको लागू किया गया था, नेहरू ने जब इसको लागू किए थे, तो वहां पर तो फर्स्ट में ही इसका हमको ऑरिजिन दिखता है। लेकिन इसके बावजूद आगे, जैसे कि आपका सवाल है यहाँ पर, इन चीजों को सेटिस्फाई करना क्यों नहीं, तो यानी कि यहाँ पर जो राजनीतिक इच्छा शक्ति थी वो बिल्कुल तत्परता जो हमारे पॉलिटिशियन थे वो नहीं दिखा पाए, जिसकी वजह से। और दूसरी बात कि जब ये, मैं इसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट का रेफरेंस लेना चाहूंगा यहाँ पे, खासकर जब बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन जब वहाँ फ्रेमिंग हो रहा था, तो उसमें इसके पक्ष में नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे कि जो समाज का जो हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें कोई खास जाति है जो जो अपर क्लास कहते हैं वो डोमिनेट क्लास है। अगर वहां पर उनको केंद्रियों का शक्तियों का अगर विकेंद्रीकरण किया जाता है, तो नीचे बैठे वाले जो लोग हैं जो समाज पर अपना दबदबा रखते हैं, वो संभवतः शक्तियां अपने हाथ में रखेंगे, और जो वाजिब विकास होना चाहिए और के माध्यम से होना चाहिए। बिल्कुल, और ऐसा हुआ भी कि चलिए अब राज के पास चलते हैं। जी राज। राकेश जी सही बोल रहे थे कि ओरिजिन तो हमें 1952 में ही दिखाई देती है। जिस समय 1959 में जो है, आपको पता होगा कि राजस्थान के नागौर जिले में इसकी ओपनिंग कर दी गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इनका प्रोसेस केवल संविधान, एक मैं आपको ये राजस्थान में तब जो व्यवस्था लागू की गई थी, वो मैं दर्शकों को बता देना चाहूंगा कि अभी जो हमारी त्रिस्तरीय व्यवस्था है पंचायती राज की, उसमें वो द्विस्तरीय व्यवस्था थी। ग्राम पंचायत और जिला परिषद, बीच में वो ब्लॉक परिषद वाला आपको सर पता होना चाहिए कि जो हमारे यहाँ समितियां बनी गई हैं, जैसे बलवंत राय मेहता समिति 1557 में बनाई गई थी। तो अगर आप देखेंगे तो 5-7 कमेटियां बनाई गई थी। तो उस समय क्या हुआ कि किसी ने त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात कही, किसी ने द्विस्तरीय व्यवस्था की बात कही, किसी ने 4 स्तरीय व्यवस्था की बात की, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल तब किया जब संवैधानिक स्थिति लागू हो गई, मतलब कि 1992 की बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं कि ये जो है, जब 2 स्तरीय और 3 स्तरीय की आप बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि अगर 20 लाख से पॉपुलेशन कम है तो आप 2 स्तरीय जो है खत्म कर देंगे, स्टेट का। वो जो मतलब कि वो जो स्थानीय स्वशासन की बात है, तो वहाँ त्रिस्तरीय वहां पर लागू होगी जहां पर कि 20 लाख पॉपुलेशन से अधिक है, वहां त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू होगी। और जहां 20 लाख से कम पॉपुलेशन है वहां पर 2 स्तरीय व्यवस्था लागू होगी। ये तो राजू, सॉरी राज, जो मेरा सवाल है कि आखिर इसको लागू करने में इतनी देर क्यों? हाँ, तो आपने बीच में टोक दिया था, मैंने इसलिए इसका जो है व्याख्या किया आपको कि मैं बता दूं आपको, नहीं तो मैं उसी पॉइंट पे जा रहा था। तो लेट का कारण मैं बता रहा हूँ कि जैसे मेरे वरिष्ठ दोस्त ने कहा कि मतलब जो नागौर जिले में इसकी स्थापना 1959 में कर दी गई, और ये तो रियल में वहीं से हुई थी। उसके बाद आपने देखा होगा कि 57 में जैसे बलवंत राय मेहता समिति, फिर 77 में जो है बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो उसमें अशोक राय मेहता कमेटी, उसके बाद 87 में आपने फिर देखा होगा वो जनता दल की सरकार थी। हाँ, तो फिर जो है फिर 87 में क्या कहते हैं GV राव कमेटी आती है। तो ये प्रोसेस चलती रहती है, ऐसा नहीं कह सकते कि आप प्रोसेस नहीं चल रही थी, प्रोसेस चलती रहती है। वो समस्या कहाँ आ जाती है, एक तो कमेटी बनती है और कमेटी उसको अप्रूवल नहीं दे पाती है संसद में क्या प्रॉब्लम होती है, लोकसभा में पास हो जाती है लेकिन राज्यसभा में वो गिर जाती है। तो इसमें क्या होगा, आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो मतलब विधि है, प्रोसेस है, रूल रेगुलेशन है, उसमें थोड़ी दिक्कत होती है कि मतलब कि अब यहाँ पर पास हो जाएगा फिर वहां पर जाकर के पास करनी पड़ेगी। वही उसके बाद राकेश जी इस पर बात कर चुके हैं कि मतलब राकेश, जैसे कि राकेश जी ने बताया कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। हाँ, तो इसी वजह से ये देर होती चली गई और फाइनली जो है जाकर के
थुंगन कमेटी ने रिकमेंड किया जा करके, तभी जा करके ये फाइनलाइज किया गया और तभी जा करके 73वां संविधान संशोधन 1992 लागू हो पाई। इस वजह से ये लेट। ये आखिरी 1988 का वो गाडगिल समिति, थुंगन कमेटी, संवैधानिक दर्जा उसके हिसाब से दिया गया था, थुंगन कमेटी। हाँ, थुंगन कमेटी। हाँ, तो संवैधानिक दर्जा उसी के रिकमेंड पे दी गई थी। हालांकि उस समय जो आप 88-89 की बात कर रहे हैं, वहां पर राजीव गांधी की सरकार ने पंचायत को लाया था सही पार्लियामेंट में, लेकिन किसी कारणवश वो एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने में वो सफलता नहीं हासिल कर पाती है। तो इसी को नरसिंह राव की सरकार में फिर किया जाता है। राकेश जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि ऐसी बात नहीं थी, राजीव गांधी ने बहुत सारी मेहनत करी थी उसको मतलब लागू करने के लिए, संवैधानिक दर्जा देने के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। ये आप लोग काफी मतलब टूट पड़ते हैं भाई, थोड़ा समराइज कीजिए आंसर को। और खासकर राकेश जी आप थोड़ा समराइज कीजिए। अब फिर आज भी आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। मैं तो बहुत चुप हूँ, मैं बोल कर रहा हूँ। नहीं बोलिए, लेकिन समराइज आपने मुझे इन्विटेशन दिया है अपनी बात रखने के लिए कि चुप रहने के लिए। नहीं सर, अपनी बात नहीं रखेंगे तो दर्शकों तक अपनी बात हम पहुंचा कैसे पाएंगे। मैं आपकी भावनाओं को आदर करता हूँ। तो अब मैं भी आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। हम लोग वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि दर्शकों तक अच्छी पहुंच हो सके अपनी वीडियो का। जी। क्या अब अगला सवाल है, क्या स्थानीय सरकार या जो पंचायतें हैं, जो ग्रामीण स्तर या फिर लोकल लेवल पर जो समस्याएं हैं, चाहे वो नगर निगम में हो या फिर नगर पालिका या नगर निगम हो या फिर पंचायतों में हो, उसका स्थायी समाधान करने में कितना सक्षम है? क्या लगता है ये एक बबुआ के हाथ में जुना तो नहीं थमा दिया गया कि बाबू लो और तुम खेलो इससे, या वास्तव में इसका कुछ है कि ये स्थायी समाधान लेके आ सकती है? राकेश जी। हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है यहाँ पे। देखिए, एक्चुअली जो भारत में जो हमारा डेमोग्राफिक डेफिडेंट है, इसमें अगर देखते हैं तो पता चलेगा कि 70 से 75 जो प्रतिशत जो आबादी है हमारी गांव में बसती है, और उसके अनुसार उस संसाधन भी वहाँ पे लैकिंग करती है। तो यहाँ पर आप एक बहुत बड़ा जो भाग है और उसमें जितना सब्जेक्ट जो डाले गए हैं पंचायत में, उसमें 29 सब्जेक्ट डाले गए। उसमें कृषि से लेकर एग्रीकल्चर से लेकर कुछ उद्योग की बात कही गई है, रोड सड़क नली गली पेयजल सुविधाएं, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर आपने कहा कि बिल्कुल क्या एक लॉलीपॉप झुनझुना थमा दिया गया है। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितना सब्जेक्ट है उसके अनुसार उसका बजटरी एलोकेशन नहीं हो पाता है पंचायत को। और यहाँ पर बहुत बड़ी कमी दिखती है कि जो सब्जेक्ट बनाए गए उसके अनुसार आप तो कुछ उसका फाइनेंशियल एलोकेशन दे ही नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, वो 10 के 10 सब्जेक्ट वही सिर्फ विषय बनकर आ जाता है, वो धरती पर उतर नहीं पर पाता है, जिसके वजह से यहाँ पर बहुत सारी परेशानियां हैं। और ये ग्रामीण भारत की जो लालसाएं हैं, जो उसकी उम्मीदें हैं, उस पर बिल्कुल खरा नहीं उतर पा रहा है। हाँ, इसमें कुछ इसका पॉजिटिव चीजें हैं, जैसे कि सोशल जस्टिस लेकर और वुमेन एम्पावरमेंट, इसका हमें प्रमाण दिखता है। लेकिन जो समस्याएं यहाँ पर है, जो भारत के जो अभी तक, हालांकि जो अगर जो मनमोहन की सरकार में ये जब आया था भारत निर्माण योजना, उसमें राजीव गांधी ने 6 चीजों पर जोर दिया गया। अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं किया गया होता, हालांकि मैं किसी सरकार का बुराई या इसका प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मैं ये चीज को दिखाना चाह रहा था कि जब मनमोहन सर की सरकार में आई थी तो नव भारत निर्माण योजना हुआ था, तो उसमें 6 सेक्टर पर फोकस किया गया था। अगर उन चीजों पर अगर फोकस नहीं किया गया होता तो क्या आज जो 100% इलेक्ट्रिसिटी की बात कही जा रही है, रोड के जो डिस्ट्रिक्ट से जोड़ने की बात कही जा रही है, क्या हो पाता? संभवतः यहाँ पर तो होता है कि आप जो पीछे काम हुआ है उसी के आधार पर आगे आज काम होता है, फिर उसी वही काम धीरे धीरे आगे बढ़ता है, प्रोपगेशन होता जाता है। तो आपके प्रश्नानुसार जिस प्रकार से आपने कहा कि भारत के जो ग्रामीण भारत की उम्मीदों पर कितना उतर पाया है, तो ये बिल्कुल नहीं उतर पाता है, कुछ चीजों को छोड़कर। क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो आबादी है हमारा ग्रामीण भारत में बसती है, और उसके अनुसार उसके समाधान के लिए हमारा कोई बजटरी एलोकेशन नहीं है, जिसकी वजह से सिर्फ यह एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम कर रहा है, ताकि जो एमएलए एमपी के चुनाव होते हैं अपने लोगों को पोलराइज कर सके और उन्हें एक जस्ट झुनझुना की अपनी राजनीतिक पार्टी से सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं। तो ये एक अलग बातचीत हो जाती है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ये उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा है। चलिए अब राज के पास चलते हैं। राज,
मेरे दोस्त बड़ी अच्छी बात कह रहे थे अभी। सभी कुछ उसने मेंशन कर दिए। जो कुछ बचा खुचा है या उसी में कुछ इजाफा कर दूं मैं। अ, हम ये कतई नहीं कह सकते कि 100% फेल्योर हो गया या फिर 100% सक्सेस हो गया। ये कोई भी 100% तो होता है, 100% तो बंधु होता ही नहीं है। हाँ, 100% होता भी नहीं। वो और हाइपोथेटिकल। हाँ, तो इस वजह से मैं ये बिल्कुल इग्नोर भी नहीं कर सकता और बिल्कुल सपोर्ट भी नहीं कर सकता इन चीज़ों को। इस वजह से मैं सिर्फ़ आपको वो बताना चाहूँगा कि जहाँ-जहाँ कमियाँ और खामियाँ रह गई हैं और जहाँ थोड़ी बहुत मुद्दे पर आइए। क्या कहते हैं पॉज़िटिव पक्ष हैं। तो जहाँ तक ब्लॉक स्तर या ग्राम स्तर की बात हो रही है, तो ऐसी बात नहीं है कि इनको लाने से फ़ायदा नहीं हुआ। ग्राम स्तर पे जितनी डेवलपमेंट हुई हैं, ये अगर स्थानीय स्वशासन ना होती, तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी विकास संभव हो पाती। गलियों-गलियों में नाले, गलियों-गलियों में सड़क या फिर बिजली या फिर पानी का जो उचित प्रबंधन दिखता है, ये हमें बिल्कुल भी नहीं मिल पाता। ये अभी हमें मिल भी रही है और दूसरी बात है कि हमें बोलने की आज़ादी तो पूरी तरीके से दी ही गई है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे चुनाव लड़ने का अधिकार हमें मिलता है, तो वो हम वहीं से शुरुआत करते हैं, तो ये भी हमें नहीं मिलता। हाँ, बशर्ते ये हम बिल्कुल कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारी खामियाँ हैं, तो इनको और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है और जो है जो खामियाँ हैं अ, जैसे मेरे भाई साहब ने कहा कि फंड एलोकेशन सही तरीके से नहीं हो पाता है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि फंड जो है अधिक से अधिक एलोकेशन की जाए और उसको जो है सड़क, नाले या जो भी ग्रामीण समस्याएँ हैं, उन पर जो है खर्च किए जाएँ। जी, तो चलिए अब देख रहे हैं राकेश जी, राज्य में भाषा बदल गई, कभी वरिष्ठ, कभी भाई साहब, मतलब ये चलिए खैर ठीक है। अगला अगला सवाल है हमारा, थोड़ा सोशल जस्टिस से रिलेटेड है। पंचायती राज व्यवस्था और ये रिजर्वेशन, सोशल या कास्ट बेसिस पर जो ये रिजर्वेशन की जो बात है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? या थोड़ी सी आपकी आवाज में दिक्कत हुई, उस प्रश्न को आप पुनः दोहराएं। मेरा प्रश्न है कि बस मैं आपका विचार जानना चाहता हूँ कि जब ये जो पंचायती राज व्यवस्था और जो ये रिजर्वेशन है, आरक्षण है, तो सोशल या कास्ट बेसिस पर, इसके बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल, आपने सही सवाल किया कि जिस प्रकार से भारत का जो सोशल स्ट्रक्चर है, इसमें सोशल जस्टिस की बात होनी चाहिए। जिस प्रकार से भारत में महिलाओं की संख्या 50% है, उनका भी पार्टिसिपेशन की बात होनी चाहिए, यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट और जो हमारा डेमोक्रेसी का जो बेस्ट फॉर्मूला है कि जो पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट होनी चाहिए, उसको कैसे हम फलीभूत करते हैं। तो अगर इसे 50% रिजर्वेशन दिया गया महिलाओं को पंचायत में, और इससे होगा कि जो वुमेन एम्पावरमेंट का कंसेप्ट है वो चरितार्थ हो रहा है, यहाँ पर देखने में आ रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर आप उन चीजों को बिना विदाउट जैसे कि मुखिया का चुनाव ये सब होता है, वार्ड का जब चुनाव होता है, तो उसमें जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उस तरह से कुछ नहीं है। लेकिन उसका फायदा क्या होता है, बहुत गलत तरीके से भी उठता है इसमें। जिस प्रकार से पंचायत में जो सब्जेक्ट रखे गए थे उसके अनुसार जो कार्य योजना एक्शन प्लान बनानी चाहिए थी और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए था, वो बिल्कुल नहीं हो पाता है। लेकिन एक सांकेतिक रूप से उनका वुमेन एम्पावरमेंट का कंसेप्ट जो यहाँ पर है वो देखने को मिलता है। और साथ साथ में संख्या के रेशियो में जो हमारे जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें भी उनका रिजर्वेशन दिया गया है। तो यहाँ पर उनका भी एक सोशल जो एक जो हमारी जो आबादी के अनुसार जो देश में जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है और उसमें जो हमारी अलग अलग कम्युनिटियां हैं, जातियां हैं, खासकर ओबीसी एससी एसटी जनरल का जो कंसेप्ट हमारे यहाँ जो लागू है, तो इन चीजों को भी वहां पर देखने के जनसंख्या के अनुपात में देखने को मिलता है। लेकिन ये जब तक से आप उसको एक फंड एलोकेट करके उन्हें एक पूरा फुल्ली स्वायत्ता देकर इस इम्प्लीमेंट को जो कार्य योजना है इस संस्थान को अगर आप नहीं दे पाते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें आती हैं कि यहाँ पर जो रिजर्वेशन है और वुमेन एम्पावरमेंट का कंसेप्ट है, ये सांकेतिक रूप से है। अगर ऐसा होता तो मैं इसका थोड़ा सा एक जैसे कि हाथरस की घटना हुई, वहां पर क्या हुआ, और आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को अगर देखते हैं आप, तो यहाँ पर जो पंचायत है पूरे
हर जगह लागू है यहाँ पर, कुछ कुछ राज्यों को छोड़कर। तो वहाँ पर हमारा जो सबसे बड़ी जो स्त्रियों पर जो एट्रोसिटी है, एससी पर, एसटी पर जो यहाँ पर देखने को मिलता है, तो यहाँ पर बिल्कुल ये सांकेतिक पार्टिसिपेशन करके सोशल जस्टिस का बहाना देकर उन्हें अभी भी क्रम जारी है, क्योंकि ये भारत सरकार का रिकॉर्ड है, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है वो चीज को बता रहा है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इस बात से दुखी हूँ कि जो इसका जो संस्थान रहने के बावजूद भी इसका इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से नहीं हो पाता है। और वुमेन एम्पावरमेंट तो कहा गया है, रिजर्वेशन तो कहा गया, लेकिन वो उनका कितना लाभ मिल पा रहा है तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ही बता रहा है। राज जी, तुम्हारे क्वेश्चन को फिर से सर रिपीट करेंगे, क्या था क्वेश्चन? पंचायती राज व्यवस्था और आरक्षण, इस पर क्या कहना चाहेंगे? आरक्षण का जो कॉन्सेप्ट लाया गया था सर, मैं आपको थोड़ा सा बैक में ले जाकर के थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा। आरक्षण केवल इसलिए लाया गया था कि जो वंचित तबके हैं या SC ST वर्ग हैं और OBC वर्ग हैं, तो उनको मुख्य धारा में लाना, मेन उद्देश्य ये था। चाहे वो पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक का, जिसमें भी वो पिछड़े हुए हैं, मेन तो उद्देश्य ये था इनका ना। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि जिस हिसाब से किसी भी स्टेट में 1/3 है, कहीं मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में 50% जो है वहाँ महिलाओं को क्या कहते हैं राइट दी गई है कि आप जो है चुनाव लड़ सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये पॉपुलेशन के हिसाब से सब जगह डिवाइडेड की गई है। ऐसा नहीं है केवल वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है ये। आप SC और ST वाले क्षेत्र में जाएंगे, पिछड़े इलाके में जाएंगे, जैसे ट्राइबल एरिया है वहां पर जाएंगे आपको, तो वहां पर पॉपुलेशन के हिसाब से मेल और फीमेल दोनों के लिए ये क्या कहते हैं व्यवस्था की गई है कि जितना पॉपुलेशन होगी उस हिसाब से जो है वहां पर उस कम्युनिटी के लोग खड़े होंगे। उसके बाद महिलाओं को जो है उसमें 1/3 जो है अधिकार दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं आपको क्या जी हाँ, यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा कि सिर्फ जनसंख्या आबादी के हिसाब से ही नहीं, जहाँ आदिवासी झारखंड के कुछ इलाकों में जहाँ तक आप आसपास देख रहा हूँ, जनसंख्या अधिक न होने के बावजूद भी सीटों का रिजर्वेशन किया गया है। जनसंख्या ही ये मैटर नहीं करता है, वो एक अलग फॉर्मूला चलता है। नहीं, जनसंख्या मैटर करता है, सब जगह पॉपुलेशन मैटर करती है, तभी वहां पर जो है उनको राइट दी गई है, उसी हिसाब से काम करता है ये यहाँ पर। और मैं जोड़ना चाहूंगा राज, मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि आप जैसे कि जनसंख्या ही पर्यटन नहीं होता, उसका अस्मिता और संस्कृति भी होता है। जैसे कि आप अगर यूरोपियन कल्चर को लेते हैं तो उसमें जो बेल्जियम कंट्री है और यहाँ पर जो आप देखते हैं जो लेबनान यहाँ पर है, तो वहाँ पर एक ऐसी कम्युनिटी है इसकी संख्या बहुत कम है, लेकिन उस डेमोक्रेसी को डिफाइन करने के लिए उसमें एक सर्टेन पोस्ट वहाँ के पार्लियामेंट जो वहाँ के डिसीजन मेकिंग इंस्टीट्यूशन है उसमें दिए गए हैं। तो ये यहाँ पर बिल्कुल जो हमारे ऐसे में जो वल्नरेबल अवेयर रहती है कम्युनिटी है, पार्टिसिपेशन है वो हमेशा अच्छा रहे, क्योंकि ये मतलब ये है कि सभी का पार्टिसिपेशन होता रहे यहाँ पे। तो ऐसे में जो वल्नरेबल है जो कम्युनिटी, उनको भी प्रतिनिधित्व दिया जाता है, भले उसकी जनसंख्या जब कम हो। जी जी, हो सकता है उनकी हो सकता है उनकी पॉपुलेशन जो है वो और ज्योग्राफिकल कंडीशन को जो है मद्देनजर रखा जाता हो। जहाँ तक मेरी जानकारी थी कि पॉपुलेशन को ज्यादा मेजर किया जाता है इसमें, और इसमें जो है सबको राइट दी जाती है। चलिए अब इस शो का जो हमारा आज का आखिरी सवाल है, तो इसमें हम बात करते हैं। यहाँ पे मैं जैसे कि आपका इस सवाल था, इसमें मैं एक हिस्टोरिकल रेफरेंस लेना चाहूंगा कि जिस समय 1901 में जो कोल्हापुर रियासत के जो राजा थे छत्रपति जी साहू जी महाराज, तो उनके जो मंत्रिमंडल था उसमें मैक्सिमम जो थे ब्राह्मण थे मंत्रिमंडल में। तो उन्होंने घोषणा की कि हम जो पिछड़ी जातियां हैं हमारे राज्य में उनको हम 50% रिजर्वेशन देंगे। तो इसमें जो वहाँ के जो सो कॉल्ड ब्राह्मण जो जातीय मंत्री थे उन्होंने विरोध किया। तो उन्होंने बताया कि आखिर आप रिजर्वेशन देने का क्या मतलब है। तो उन्होंने प्रश्नों को शांत करने के लिए जो उनका घोड़साल था, अस्तबल था, उसमें ले जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारे घोड़े रहते हैं, स्वस्थ घोड़े हैं, बीमार घोड़े हैं, कुछ लंगड़े घोड़े हैं। तो वहाँ पर एक आदमी को बोलते हैं कि ऐसा करो कि एक टोकरी चना ले आओ और सभी को एक गाल खिलाकर इस सामने टोकरी रख दो।
और जस्ट उसी प्रकार से रखा जाता है। जो उसमें स्वस्थ घोड़े थे वो पहले आ गए, जो बूढ़े बीमार घोड़े थे, वो जो बैठे हुए थे वो नहीं आ पाए। तो उन चीज़ों को उदाहरण से जितने भी थे वहाँ पर ब्राह्मण मंत्री थे, इस बात को समझ जाते हैं कि नहीं ये बात सही है। तो तमाम विरोध के बावजूद भी जो सोशल जस्टिस का जो कांसेप्ट आया वहाँ पर, जो छत्रपति जी साहू जी महाराज साहू आज जी भी पूरा महाराज भारत का। सैल्यूट करता है। जी, जी, जी। जी। चलिए हम अब आज की आखिरी सवाल पर चलते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था आज के शो का जो हमारा आखिरी सवाल है कि पंचायती राज व्यवस्था में बदलाव या सुधार कहाँ-कहाँ क्या लगता है आपको बदलाव या सुधार की क्या गुंजाइश है? कहाँ-कहाँ बदलाव होने चाहिए? राज। उपरोक्त जो हम लोगों ने चर्चा करी, इसमें सारी चीजें हम लोगों ने काफी हद तक मेंशन कर दी है। लेकिन जहाँ तक बदलाव की जरूरत है तो इनके जो स्ट्रक्चर है, कहने का मतलब है ये कि जो स्थानीय स्वशासन का स्ट्रक्चर है, इसको थोड़ी चेंज करने की जरूरत है। स्ट्रक्चर उस मतलब तरह से बनाने की जरूरत है। क्या क्या चेंज करने की जरूरत है? जैसे कि जो कहने का मतलब मेरा ये है कि जिससे कि ग्रामीण समुदाय को इसमें अच्छी तरीके से पहुंच बन सके, जहां से इनको कि फायदा हो सके, ऐसा ना लगे कि हमें किसी तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। वैसे तो प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेंगी, लेकिन उस तरह का राकेश जी आपको क्या लगता है? हाँ, इसमें बहुत सारे जो है बदलाव के अवसर मिलने चाहिए, क्योंकि इसमें जिस प्रकार से जो इसका संगठन त्रिस्तरीय बनाया गया है या कहीं-कहीं 2 स्तरीय है, तो इस प्रकार से जो एक क्लियर कट जो राइट का डिवीज़न होना चाहिए, अधिकार जो मिलनी चाहिए जो उसके अधिकारी हैं उनको, वहाँ पर वो क्लियर कट नहीं हो पाता है। और साथ-साथ में इसमें जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है वो कुछ ज़्यादा हो जाता है। जिसके वजह से ये इसमें जो एक एलोकेटेड जो फंड होता है उसका सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। तो जो एक क्लियर कट जो संस्थान और इसके लिए जो एक सेक्रेटरी वगैरह ये सब नगर पंचायत ऐसे हैं, लेकिन उसमें और भी स्टाफ की कमी रहती है। और साथ-साथ में जो वार्ड सदस्य जो होते हैं, मुखिया होते हैं, तो उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ताकि वो सही ढंग से जो उनके पास रिसोर्स डेटा के साथ में वो अपना डिसीजन ले सके कि वाक़ई में इसका जो नेचुरल रिसोर्स का एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर जो रिसोर्सेज़ का प्रोक्योरमेंट है, वो किस प्रकार से हो। और साथ-साथ में जो सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो भी स्कीम आती है, तो उसको शायद पंचायत से जोड़कर अगर लिया जाता, इम्प्लीमेंट किया जाता तो बेहतर होता है। जैसे कि आप देखते हैं जो एनआरएचएम है, नरेगा है और भी बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं। हाँ, तो इन सारी चीज़ों को अगर आप एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में लाते हैं, तो ये कहीं ज़्यादा सफलीभूत होगा और इसमें हम इसके पंचायती राज के संस्थान का उपयोगिता और मायने हम अधिक समझ पाएँगे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का अड्डेबाजी, जिसमें हम लोगों ने पंचायती राज व्यवस्था पर चर्चा किया और हमें लगता है कि चर्चा आज की चर्चा पहले चर्चाओं की अपेक्षा और काफ़ी धारदार रही है। और आपके जो विचार हों, हमसे ज़रूर साझा कीजिए और यदि हमसे कहीं आपके मतभेद हों, लगता है कि हम कुछ गलत बोल रहे हैं या फिर हमारे कुछ लगता है या फिर आपको आपकी बात रखनी चाहिए इस मुद्दे पर, तो हमसे संपर्क करें, हम आपसे भी बात करेंगे। तो अंतिम चलते-चलते राज कहना चाहेंगे 2 पंक्ति? जी, मैं जवाहरलाल नेहरू का एक कोटेशन आपको सुनाना चाहूँगा। इस मुद्दे पर बड़ा अच्छा उसने कहा था, स्थानीय स्वशासन हर लोकतंत्र के सच्चे रूप का आधार है और होना भी चाहिए। हमारी आदत सी पड़ गई है कि हम लोकतंत्र को शिखर पर देखते हैं, लेकिन नीचे से नहीं, ऊपर से। शिखर पर लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता, जब तक कि उसका नीचे से निर्माण संभव नहीं। राकेश जी। हाँ, उन्होंने बहुत अच्छा कोट किया और इसमें मेरा एक व्यक्तिगत राय यहाँ पर ये है कि दुनिया में मानव सभ्यता के इतिहास में जब से लोगों ने संपत्ति के बारे में सोचना स्टार्ट किया, तब से जितने भी स्ट्रगल हुए उसका मुख्य उद्देश्य था संसाधन और संसाधनों पर कब्जा को लेकर। राकेश जी, इस बात को आप शुरू से कुछ बोलिए क्योंकि नेटवर्क कट गया। अच्छा। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दुनिया में जितने भी
सभ्यता, मानव सभ्यता के जब से विकास हुआ है तब से जो बीच में जो मानव संघर्ष हुए हैं वो कहीं न कहीं केंद्र में संसाधनों की उपयोगिता पर रही थी और उस पर कब्जा को लेकर रही थी। या फिर आप देख सकते हैं शुरू से जितने भी युद्ध होता है प्राचीन काल में, या बहुत बड़े साम्राज्य रहे हैं जैसे कि ऑटोमन रहे हैं, रोमन साम्राज्य रहे हैं, ब्रिटिश एम्पायर रहा था। ये कहीं न कहीं जो थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज रहे थे उसके अपना जो संसाधनों पर वर्चस्व कायम करने की कोशिश, और आज भी जो नव उदारवाद का कांसेप्ट है, न्यू लिबरलिज्म कांसेप्ट पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, कैपिटलिस्ट फॉर्म का वो एक अग्रसर, एक पायनियर के रूप में भूमिका निभा रहा है। तो इसके पीछे कहीं न कहीं जो है थर्ड वर्ल्ड के संसाधनों पर कब्जा को लेकर है, और उसके अनुसार जितने भी नियम कानून बनते हैं वो सारे के सारे जो इसके जो आका है पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी को, जो संस्थाओं में जिनका पार्टिसिपेशन है उनका ज़्यादा उसमें भागीदारी होता है, और अपने अनुकूल नियमों को बनाते हैं और सारी चीज़ों को अपने अनुकूल लाने की कोशिश करते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा कि जब डीकोलोनाइजेशन फेज चल रहा था तो उस समय 1944 में जो ब्रेटन वुड के सम्मेलन हुआ था, और उसमें मकसद ही था कि जो थर्ड कंट्रीज हैं, जो लैटिन अमेरिका के, जो अफ्रीका के, साउथ ये एशिया के, तो उनके अंदर में जितने भी रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको हम कैसे अपने जो पूंजीवादी देश अपने हाथ में लाए। तो उसी में जितने भी यहाँ पे देख रहे हैं कि जो वर्ल्ड बैंक की स्थापना होता है, राकेश जी, आप विषयांतर हो रहे हैं, विषय पर आइए। नहीं, मैं बिल्कुल मैं समराइज कर रहा हूँ कि मेरा ये था कि अगर हम लोग अगर पंचायत पर डिस्कस कर रहे हैं तो कहीं न कहीं इसमें संसाधन और उपयोगिता पर डिस्कस कर रहे हैं। तो जो अगर जब तक से अगर संसाधनों का सही ढंग से, चाहे मानव संसाधन हो, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज हो, या फिर और भी कोई इसका डायमेंशन हो, तो उसको सही ढंग से हम अगर प्रोक्यूरमेंट एलोकेशन नहीं कर पाएँगे अपने जो समाज के बीच में, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो ये मैं पूरा रेफरेंस वर्ल्ड से भी ले रहा था, ये मेरी कोशिश थी। तो दोस्तों, तो अब इसी के साथ अब हम विदा लेना चाहेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। तो हमारा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। भाई जो आपके मन में आए, अच्छा बुरा, राज और राकेश बुरा नहीं मानेंगे। आप जो भी आप कमेंट करेंगे, और मैं तो बुरा मानने वाला नहीं हूँ। तो मिलते हैं दोस्त अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। हाँ, लाइक का बटन दबाइए और सब्सक्राइब का बटन दबाइए। मिलते हैं अगले एपिसोड।